स्वागत है दोस्तों आपका सौरभ स्टडी पॉइंट में। तो आइए, जिन भी बच्चों का आज यूपीपी का एग्ज़ाम है 17 और 18 को होने वाला है, उनके लिए पेपर पहले से ही वायरल करने वाले हैं हम। तो देखते हैं हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न क्या रहने वाला है। तो अगर बात कर लेते हैं कि हिंदी की मूर्धन्य ध्वनि है, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनि है, तो बात कर लेते हैं हिंदी की मूर्धन्य ध्वनि के बारे में। तो टा, ठा, डा और डा जो हमारा दिया गया बी ऑप्शन, ये हमारा राइट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इस तरह से करेक्ट हो जाएगा। तो जो भी बच्चे दोस्तों इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको यूपीपी की डेली अपडेट मिलती रहे। तो आइए देखते हैं अगला हमारा जो प्रश्न है कि डा और ढा जो ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं शुद्ध कथन के बारे में। तो मूर्धन्य उत्पिच्छित ध्वनि है, कौन से? मूर्धन्य उत्क्षिप्त ध्वनियाँ हैं। तो इस तरह से जो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट रहने वाला है। ये ध्वनियाँ ना तो संस्कृत में थी ना ही हिंदी में, इन्हें अपभ्रंश या मराठी की हिंदी में लाया गया था। तो इस तरह से जो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो दोस्तों यूपीपी के एग्जाम में अगर आप बैठने वाले हैं तो दोस्तों इस पेपर को जरूर सॉल्व करके जाइएगा ताकि एग्जाम में आपको बहुत अच्छी हेल्प मिल सके। और ये पेपर हूबहू वही मिलने वाला है एग्जाम में, आप लोग देख सकते हैं। तो दिया कि भूकंप किस प्रकार की संज्ञा है। अगर हम बात कर लेते हैं, भूकंप जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी? भूकंप जो है वो जातिवाचक संज्ञा रहने वाली है। तो इस तरह से जो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं हमारा अगला महत्वपूर्ण यूपीपी के लिए। यूपी पुलिस की जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, 24 में आपका एग्जाम है, तो 2024 की में अगर आप लोग वर्दी लाना चाहते हैं तो दोस्तों इसमें आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। और जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेता का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सही है। तो अगर हम बात कर लेते हैं नेता का स्त्रीलिंग शब्द हमारा क्या हो जाएगा, तो अगर राइट आंसर की बात करें तो नेत्री क्या रहने वाला है? नेत्री जो है वो रहने वाला है। तो आइए इसी के साथ में देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है कि मैं चलती थी, मैं चलती थी में मैं का बहुवचन क्या होगा। तो मैं का बहुवचन क्या होगा, तो आइए बात कर लेते हैं। यहाँ पर दिया गया कि मैं शब्द एक वचन है, कौन सा है? अगर हम बात करें मैं शब्द जो है वो एक वचन है, कौन सा रहने वाला है? एक वचन है। और यहाँ पर जिसका बहुवचन क्या हो जाएगा? हम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हम हो जाएगा। तो मैं का बहुवचन क्या हो जाएगा? हम रहने वाला है। आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि हमारा क्या रहने वाला है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है कि शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। तो आइए बात कर लेते हैं कौन सा शब्द जो है विशेषण नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें राइट ऑप्शन के बारे में कि मानस विशेषण नहीं है। कौन सा दोस्तों? यहाँ पर मानस जो दिया गया है वो विशेषण नहीं है। तो इस तरह से डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यूपीपी के एग्जाम में बैठने वाले बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और वो अच्छे से अच्छा अपना पेपर स्कोर करें। और 100% हम चाहते हैं कि जो भी बच्चे आज यूपीपी के एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं उनको दोस्तों ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, साधन मिला हुआ है ताकि आप लोग एग्ज़ाम में बैठ सकें। और जिन बच्चों ने बहुत अच्छे से तैयारी की है वो एग्ज़ाम क्लियर करके अपनी वर्दी को ज़रूर लाएंगे। तो आइए देखते हैं कि प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। तो अगर बात करें प्रतिदिन शब्द काल अथवा अगर बात करें तो कौन सा ये है? कालवाचक। कौन सा हो जाएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण है। कौन सा है? कालवाचक क्रिया विशेषण है। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहने वाला है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न जो हमको यहाँ पर देखने को मिलता है, अगर हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर देखो जीएस के क्वेश्चन। अब ये जीएस के क्वेश्चन आगे मैंने कहा था आप लोगों से कि जो एग्जाम में आपको पेपर मिलने वाला है पहले ही पेपर में सॉल्व करा रहा हूँ, आप लोग एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे एग्जाम। तो आइए देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। अगर हम बात करें कि बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, अगर हम बात करें बखिरा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये यूपी में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर है, संत कबीर नगर जिले में। अगर हम बात करें ओखला पक्षी विहार कहाँ है, तो ओखला पक्षी विहार जो है वो बुद्ध नगर में है। कहाँ पर है? बुद्ध नगर में है, बुद्ध नगर में है। अगर हम बात करें सांडी पक्षी विहार कहाँ है, तो दोस्तों ये तो हरदोई में ही है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा यहाँ पर। और अगर हम बात कर लेते हैं महावीर, अगर यहाँ पर महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये ललितपुर में है। कहाँ पर है? अगर हम बात करें तो ललितपुर में है, ललितपुर में है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है? कौन सा सुमेलित सही है? तो सी ऑप्शन जो दिया गया वो हमारा सही सुमेलित है। सांडी पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? ये हरदोई के अंदर स्थित है। आइए इसी के साथ में बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला जो हमारा जीएस का सामान्य अध्ययन का महत्वपूर्ण प्रश्न है क्या है कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर प्रणाली है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर प्रणाली है। तो बात करें यहाँ पर राइट ऑप्शन के बारे में तो शारदा नहर। कौन सी? शारदा नहर जो है दोस्तों ये फटाफट जो रिवीजन है आप लोग एग्जाम में बैठने से 1 घंटा पहले आप लोग इसको प्रिपेयर
प्रिपेयर कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में आपको बहुत अच्छी हेल्प मिल जाए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना स्थित है। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा मथुरा। कहाँ पर स्थित है? मथुरा के अंदर जो है वो तेल शोधक कारखाना स्थित है। आइए देखते हैं, फटाफट रिवीजन कराने वाले हैं आपको 10 से 15 सेकंड के अंदर आपको हम जितने भी प्रश्न करा रहे हैं वो एग्जाम में आपको उसमें से जरूर देखने को मिलेंगे। आइए देखते हैं कि भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ स्थित है। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो बात कर लेते हैं राइट ऑप्शन के बारे में। तो दिल्ली में स्थापित किया गया है। कहाँ किया गया है? दिल्ली के अंदर स्थापित किया गया है। तो सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? अगर बात कर लेते हैं कि कोणार्क का विशाल सूर्यदेव का जो मंदिर है नरसिंह देव वर्मन ने बनवाया था। किसने बनवाया था? नरसिंह देव वर्मन ने बनवाया था। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगर अगले प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पर, और इसके पहले आपको बताना चाहेंगे कि कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पैगोडा, क्या अगर हम बात करें इसको हम लोग क्या बोलते हैं? काला पैगोडा। अगर यहाँ पर लिख के आ जाता है, काला पैगोडा लिख करके आ जाता है तो आप लोग उसको भी टिक कर देंगे। काला पैगोडा जो हमारा सूर्य कोणार्क मंदिर का दूसरा नाम ही रहने वाला है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला है कि किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? किस रंग की जो प्रकाश तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? तो बात कर लेते हैं यहाँ पर राइट ऑप्शन के बारे में कि किसकी कम होती है। अगर हम यहाँ पर बात करें, पर चार ऑप्शन दिए गए, पीला, बैंगनी, हरा, लाल। तो यहाँ पर अगर हम बात करें लाल के बारे में, तो लाल रंग की प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। अगर अधिक के बारे में पूछता है तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। अगर बात करें बैंगनी रंग की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो सबसे कम होती है। बैंगनी की कौन सी होती है? ये कम होती है। तो इस तरह से जो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या रहने वाला है। अगले प्रश्न के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं कि दिया गया है कि मानव शरीर संरचना में कौन सी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है? मानव शरीर संरचना में दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कि मानव शरीर की संरचना में यकृत सबसे बड़ी, अगर यहाँ पर यकृत पूछता है तो ये सबसे बड़ी होती है। कौन सी? सबसे सबसे बड़ी होती है। और अगर यहाँ पर पूछता है कि एक अग्न्याशय दूसरी सबसे बड़ी, जो अग्न्याशय है ये दूसरी सेकेंड लार्जेस्ट, ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो इस तरह से सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। अगला दिया गया है यहाँ पर हमको कि 18वीं उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? 18वीं, अगर बात करें कि 18वीं उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी है, तो आइए बात कर लेते हैं। तो 2022 में निर्वाचित 18वीं जो उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी रहने वाली है? 47 है। कितनी है? 47 है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्या है कि धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, मतलब भारत के संविधान का अनुच्छेद जो आर्टिकल 15 है एक मूल अधिकार है जिससे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। तो किसके वर्गीकृत किया जाएगा? तो आइए बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम अगर राइट ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं तो आर्टिकल 15 के अनुसार अगर हम बात करें, धर्म, मूल वंश, कौन सा? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मौलिक अधिकार है। किसके दोस्तों? अगर हम बात करें यहाँ पर कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मौलिक अधिकार है जिसे समता के अधिकार पर अगर बात करें, जिसे समता के अधिकार के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तो इस तरह से हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों हम आपको एग्जाम में बैठने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि जो भी यूपीपी की तैयारी कर रहे थे वो आज एग्जाम में बैठने वाले हैं और एग्जाम में बैठने से पहले पेपर को दे करके जाएं। आप लोगों को 100% मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि एग्जाम में पेपर जो है आपको इसमें से फंसने वाले हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है कि उत्तर प्रदेश के किस नहर में पागल बाबा मंदिर स्थित है? उत्तर प्रदेश के किस शहर में पागल बाबा मंदिर स्थित है? तो पागल बाबा मंदिर उत्तर प्रदेश के वृंदावन में स्थित है। कहाँ पर है? वृंदावन में। और ये कहाँ है? यूपी के अंदर है। तो उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? वृंदावन के अंदर स्थित है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगर बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन रोग किस विटामिन की कमी से होता है? अगर बात कर ले किस कमी के कारण होता है तो विटामिन सी की कमी से होता है। कौन सी? विटामिन सी की कमी से होता है। तो इस तरह से हमारा डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और इसका रासायनिक नाम अगर हम बात करें तो एस्कार्बिक एसिड होता है। क्या होता है? आइए बताते हैं। इस कार्बिक
एसिड होता है, स्कार्बिक एसिड होता है। तो इस तरह से डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं आगे जो हमारे प्रश्न दिए गए हैं, बुद्धि लब्धि के जो कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बुद्धि लब्धि के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो आइए देखते हैं क्या रहने वाले हैं। तो आइए बढ़ने से पहले पहला प्रश्न दिया गया है हमको, यहाँ पर देखने को क्या मिल रहा है कि पुलिस कर्मियों में किस शारीरिक क्षमता की महत्ता सबसे अधिक है। पुलिस कर्मियों में किस शारीरिक क्षमता की महत्ता सबसे अधिक है। तो बात कर लें कि पुलिसकर्मियों में धैर्य और सहनशीलता की, किसमें धैर्य और सहनशीलता की महत्ता सबसे अधिक होती है। क्योंकि अगर हम बात करें, क्योंकि उन्हें अक्सर विषम परिस्थितियां, जैसे कि अगर बात करें विषम परिस्थितियों के बारे में, अगर बात करें जैसे भीड़ का प्रदर्शन नियंत्रण करना, हिंसा को रोकना, उग्र प्रदर्शन से निपटाना, तो इन सब चीज़ों का दोस्तों जो है सबसे अधिक क्षमता जो होती है सबसे अधिक होती है। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि फरार अपराधी का नाम हटाने का विशेषाधिकार किसको प्राप्त है। फरार अधिकारी को, जो फरार अपराधी होता है का नाम हटाने का विशेषाधिकार किसको प्राप्त है। तो जिला पुलिस अधीक्षक को, थाना अध्यक्ष को, जिला मजिस्ट्रेट को, उक्त सभी को। अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश रेगुलेशन की पैरा जो 2020 के, अगर हम बात करें जो पैरा 2020 के अनुसार पुलिस अधीक्षक किसी फरार अपराधी का नाम रजिस्टर से निकालने का आदेश दे सकता है। तो पुलिस अधीक्षक हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों रहने वाला है, राइट रहने वाला है। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया, जो बुद्धि लब्धि का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निरीक्षण पुस्तिका का पुलिस प्रारूप क्रमांक है। निरीक्षण पुस्तिका का पुलिस प्रारूप क्रमांक कौन सा है। तो आइए बात कर लेते हैं कि इसके राइट ऑप्शन के बारे में क्या हो जाएगा। तो निरीक्षण पुस्तिका का जो अंग्रेजी का जो प्रारूप क्रमांक 35 कितना है, 35 तथा निरीक्षण पुस्तिका का जो प्रारूप, देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों अलग अलग है। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर है, पहले हम इंग्लिश के बारे में, अगर निरीक्षण पुस्तिका इंग्लिश के बारे में पूछता है तो प्रारूप क्रमांक कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अगर निरीक्षण पुस्तिका हिंदी के लिए कहता है, किसके, हिंदी के लिए कहता है, तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 35 ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 35 ए हो जाएगा। तो इस तरह से जो हमारा राइट ऑप्शन क्या रहने वाला है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आपको हमने दोनों ऑप्शन बता दिए हैं, दोनों ऑप्शन जो सही थे वो बता दिए हैं। एग्जाम में दोनों में से कोई भी हिंदी या इंग्लिश का पूछा जाता है तो आप लोग उसको टिक कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है कि लोक अभियोजक द्वारा माल खाने का निरीक्षण एक माह में कितनी बार किया जाता है। माल दोस्तों क्या दिया गया क्वेश्चन है कि लोक अभियोजक द्वारा माल खाने का निरीक्षण का एक माह में कितनी बार किया जाता है। तो आइए बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के पैरा 170 के अनुसार, किस पैरा के, 170 के अनुसार लोक अभियोजक को मासिक रूप से माल निरीक्षण करना चाहिए। कितना करना चाहिए, माल करना चाहिए। तो कितनी बार करना चाहिए, आप लोगों को मासिक रूप से माल खाने का निरीक्षण करना चाहिए। तो इसका दोस्तों ऑप्शन क्या होगा, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या रहने वाला है, ताकि आपको पता चले कि आपने यूपीपी के लिए कितनी तैयारी कर रखी है। तो आइए देखते हैं, ये होमवर्क आपका क्वेश्चन है और एग्जाम में बैठने से पहले आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे करके जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या रहने वाला है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय स्थित है। उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय स्थित है तो कहाँ पर स्थित है। तो बात कर लेते हैं राइट ऑप्शन के बारे में, तो लखनऊ में स्थित है। कहाँ, और ये कहाँ है, यूपी के अंदर रहने वाला है। तो उत्तर प्रदेश का मुख्यालय कहाँ स्थित है, लखनऊ के अंदर स्थित है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगले प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं कि सशस्त्र असलहे किस पैराग्राफ के अनुसार जमा किए जाते हैं। जो सशस्त्र असलहे होते हैं, जो पुलिस लोग रिवाल्वर रखते हैं, किस पैराग्राफ के अनुसार जमा किए जाते हैं। तो 173, कौन से, 173 में, कौन सा, तो ए ऑप्शन हमारा जो दिया गया है, तो किस पैराग्राफ के अनुसार, तो 173 पैराग्राफ के अनुसार जो है वो जमा किए जाते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया हमको यहाँ पर देखने को मिलता है कि आपके इलाके में उग्रवादियों को ग्रामीणों से लगातार मदद मिल रही है। आपके इलाके में उग्रवादियों को ग्रामीणों से लगातार मदद मिल रही है, तो आप क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे। तो यदि हमारे इलाके में उग्रवादियों को ग्रामीण से लगातार मदद मिल रही है तो हमारा कर्तव्य है कि हम मदद के कारणों को जानकर वरीय पदाधिकारी को सूचित करें। क्या हो जाएगा, वरीय पदाधिकारियों को हमको क्या करना है, सूचित करना है। सूचित कर दोस्तों यहाँ पर क्या देगा, मदद के कारणों को जानकर, मदद के कारणों को जानकर, जो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। मदद के कारणों को जानकर वरीय पदाधिकारी को सूचित करेंगे। तो इस तरह से डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। दिया गया है कि अल्पसंख्यक माने जाने का अधिकार है। अल्पसंख्यक माने जाने का अधिकार है। तो आप लोग इस जो प्रश्न को दिया गया है बहुत अच्छे से समझिएगा कि संयुक्त राष्ट्र की भाषा, अगर हम बात करें कि संयुक्त राष्ट्र की भाषा परिभाषा के अनुसार ऐसे समुदाय जिसका सामाजिक,
क्या? जिसका सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक रूप से कोई प्रभाव ना हो और जिसका आबादी नगण्य हो, मतलब शून्य हो, उसे अल्पसंख्यक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अल्पसंख्यक कहा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अल्पसंख्यक ऐसे समूह हैं जिनके पास विशिष्ट और स्थिर जाति, धार्मिक और भाषाई विशेषताएं हैं। कैसी? दोस्तों, जाति, धार्मिक और भाषाई जो है विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं कि इसके राइट ऑप्शन के बारे में, तो दोस्तों जैसा कि आपको मैंने एक प्रश्न दिया है होमवर्क के लिए, इस तरह से आपको दूसरा प्रश्न भी हमने थोड़ी सी आपको हिंट भी दे दी है इस प्रश्न के बारे में। तो आप लोग इन दोनों प्रश्नों को एग्जाम में बैठने से पहले इन दोनों का उत्तर देना ना भूलें, ताकि आपको पता चले कि आपने कितनी अच्छी तैयारी कर रखी है। और जितना ज़्यादा हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इन प्रश्नों के बारे में अधिक से अधिक इनके बारे में आपको लिखना है। धन्यवाद।